ओम। बंधुओं, जैसा कि अभी नीलकंठ जी भाई साहब ने बताया कि जैविक खेती के बारे में हमारे अनुभव साझा हों। हम लगभग 30 वर्षों से खेती कर रहे हैं। स्नातक के बाद हमने सीधा खेती ज्वाइन किया और उसमें हमने पाया कि हरित क्रांति के बाद हमारा उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। अभी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना काल में जो मृत्यु दर बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं घातक रसायनों का और रासायनिक खादों का हाथ रहा है। ये आंकड़े बोल रहे हैं। नो डाउट, शुरू में हमारे रसायन तो बढ़े, रासायनिक खादों से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन अब वो स्थिर हो गया है। खाद्य ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि प्रति एकड़ जो रासायनिक खाद डल रही है और जो डलना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है और उससे अनाज का उत्पादन अब स्थिर हो गया है। तो आज की परिस्थिति में जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, हमें करनी है। मैं अपने छोटे छोटे अनुभव आपसे शेयर करूंगा। मेरा शुरू से ही इस तरफ रुझान रहा है कि हम एकाएक जैविक खेती पे ना जाते हुए धीरे धीरे परिवर्तन करें। तो जब मैंने देखा कि अपनी 3 एकड़ की खेती में अधिकतम 2-2.5 बोरी यूरिया से काम चल सकता है, 1-2 बोरी रासायनिक खाद डाल के भी काम चल सकता है, तो मैं शुरू से ये प्रयोग करते रहा और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे। यहाँ तक कि मैंने 30-30 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज भी गेहूं जैसी फसल में लिया है। सब की तो बात अलग है, सब्जियों में भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अभी विगत तीसरे वर्ष मैंने अपने पत्ता गोभी पे प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग किया, जिसमें मेरा संकल्प था कि इस बार हम एक भी शीशी दवाई की खरीद के बाजार से नहीं लाएंगे। तो जब मैंने देखा कि मैंने 4-5 प्रकार के पत्तियों को सड़ाया, एक बार उबाल के मैंने उपयोग किया, तो उबालने में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई कि मैंने अपने हाथों से उनको मसला और उसका रस निकाला तो मेरे हाथों में सूजन आ गई। तो फिर मैंने बाद में इसमें ध्यान लगाया कि हम इसमें ऐसा करें कि इसको सड़ाएं, वो हमको सीधा पड़ता है। तो एक ड्रम लेके 50 लीटर का 5 प्रकार की पत्ती, जिसमें मैंने नीम लिया, आपके बेशरम या सत्यानाशी, सीताफल और 2 और तरह की पत्ती और मठे में तांबे का लोटा डाल के इस तरह का कीटनाशक बनाए। आप ताजुब करेंगे कि जिस कीट को मारने के लिए कंपनियां 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए लीटर के जहर बाजार के अंदर उतार रही हैं, उसमें से वो 6 से 7 दिन के स्प्रे में वो कीट एक भी अपोजिट मौसम में, बारिश के मौसम में एक भी कीट अपनी फसल को क्षति नहीं कर पाया। उसका आकाशवाणी में भी प्रसारण हुआ था उस कार्यक्रम का। तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि हम छोटे छोटे प्रयोग करके जानें। जब हम जयपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में 20,000 की संख्या में आप हम जैसे वहां प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने छाती ठोककर भरे सदन में कहा था कि भाई जैविक खेती से उत्पादन गिरता नहीं है, किंतु जैविक खेती को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अब आप रासायनिक खाद बंद कर दिए और उसमें प्राकृतिक जैवांश या प्राकृतिक खाद भी आप नहीं मिलाएंगे, तो और जैविक खेती को या प्राकृतिक खेती को दोष देंगे तो ये खेती का दोष नहीं, अपना दोष होगा। अभी मैंने पिछले ही दिनों में जून में 1 एकड़ जगह को प्लाऊ से गहरी जुताई किया, 1 एकड़ जगह में गोबर की खाद डाला और आधा एकड़ 1.25 एकड़ के आसपास जो जगह थी उसमें सिर्फ रासायनिक खाद डाला। आप आश्चर्य मानेंगे कि सब गहरी जुताई में जो मक्के की फसल खड़ी थी उससे कम गोबर खाद में खड़ी थी और उससे कम रसायन खाद में खड़ी थी। अब ये प्रयोग हमको इसलिए ऊर्जा देते हैं। मैंने एक जगह आज के तमाम तरह के रासायनिक
और टॉनिक और खाद सब डाल के पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार करवाई। और एक किसान के यहाँ पर मैंने सामान्य रूप से गोबर खाद में उस नर्सरी को तैयार करवाया। तो हमको बड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हम भी पश्चिमी शिक्षा पद्धति से पले बढ़े हैं, उस पे भरोसा ज्यादा है। आयुर्वेद और हमारी अपनी परंपराओं पे कम है। या ये क्यों कह दिया गया कि मार्केट के अंदर उनको ऐसा ढांक दिया गया है अंध ज्ञान से कि हम चाहकर भी उसको नहीं देख पाते। लेकिन आश्चर्य, जब मैं वहां विजिट में गया तो मुझे देखने में आया कि हमने जो तमाम प्रयास किए पैसे दे करके, उससे 70 से 80 गुना नर्सरी जो है वो गोबर खाद की नर्सरी है। जब पिछले वर्ष पत्ता गोभी जो गोबर खाद में हमने लगाए थे, उसकी स्पीड 80 से 90 की थी गति पौधे की बढ़वार की, और जहां हम सब तरह के रसायन डाल रहे हैं वो 35-40 की स्पीड से चल रहा था। दूसरा, मेरा किसान भाइयों से आग्रह ये भी है, हम लोगों पर आप देखते होंगे नीलकंठ जी भाई साहब की आरोप लगते हैं कि किसान बहुत ज्यादा स्प्रे कर रहे हैं खेतों में। तो इसमें मंच के माध्यम से मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि इसमें किसानों की गलती थोड़ी तो है ही, लेकिन ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला है कि हम जो है विपरीत मौसम में सब्जियों का आनंद लेना चाहते हैं, जैसे गर्मी में गोभी, गर्मी में मिर्ची, और सबको पता है कि ये गोभी और मिर्ची ना होके सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक पेट के अंदर, शरीर के अंदर जा रहा है। तो धीरे धीरे हम अपनी जो खाने की आदतें हैं उनमें सुधार करें। होगा उससे ये कि उन दिनों में रेट कम होंगे, तो किसान को प्राकृतिक मौसम में जो उपज आएगी इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी सर्दियों के दिनों में फिर हम गोभी खाएंगे, और गर्मियों के दिनों में जो गर्मियों की सब्जियां होती है जिसको प्रकृति एनओसी देती है वो सब्जियां ही चलेगी। अभी बड़े बड़े मंचों से ये ट्रेड रहा है कि वो बताते हैं कि ये टमाटर देखिए, ये 4 दिन तक खराब नहीं होता, ये 8 दिन तक खराब नहीं होता, ये अपोजिट 55 डिग्री में इतना फलन देता है। बंधुओं, पहले भी हमारे पूर्वज टमाटर वगैरह का उपयोग गर्मियों में भी करते थे, लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर सब्जियां हैं, आज सबसे ज्यादा रसायन हमारे शरीर के भीतर सब्जियों से जा रहा है। तो इस तरफ भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने अभी और प्रयोग करना शुरू किए हैं, काफी किसानों के यहाँ किए हैं, लेकिन किसान एकाएक परिवर्तन को तैयार नहीं है, तो हम उसको धीरे 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 बदल रहे हैं। मैं तो इतना भी देखा कि जहां एक किसान, 2 किसान आपको मिलेंगे तो एक किसान आपको बताएगा मैंने 1 एकड़ में 4 बोरी यूरिया डाला। अब यूरिया का उपयोग वानस्पतिक वृद्धि के अलावा कुछ नहीं। और एक किसान आपको ये भी मिलेगा कि उनने गाय गौमूत्र से अपने फसलों में स्प्रे कर दिया और रिजल्ट उसी के बराबर आया। तो हमको एक एक चीजें आज अगर आप 1 एकड़ जमीन से प्रति सीजन में 5 किलो रासायनिक खाद भी काउंटिंग करके अगर कम करते चलते हैं तो 2-3 साल के अंदर हमारा ना तो उत्पादन गिरेगा, ना हमारा नुकसान होगा, और ना धीरे से हम रसायन मुक्त खेती की ओर चलेंगे। अभी जैसे गोबर खाद की बात आती है तो काफी उसमें कंफ्यूजन है। तो एक सामान्य सा गड्ढा बना ले, गोबर गैस की स्लरी वगैरह अपने यहाँ गोबर गैस बना ले। इस तरह के जो प्रयोग हैं, और नवाचार जो है वो करके सीखने के हैं। बताने के लिए बहुत सी बातें होती है, लेकिन जब हम अपने खेतों से सीखते हैं, किसानों से बड़ा वैज्ञानिक मुझे समझ में नहीं आया, तो खेतों से हम करके सीखें, और जब हम कर लें, सीख लें, तो उसको गूंगे का गुड़ ना बनाएं, हम उसको ज्ञान को आगे बढ़ाएं, वो सामने वाला भी करके सीखेगा। अभी मेरी बाड़ी में पोषण वाटिका में एक भटे का पौधा लगा हुआ है, अभी मैं उसमें 3 महीने से देख रहा हूं, उसमें 1 बूंद कीटनाशक नहीं डाला है, 1 बूंद उसमें किसी तरह की रासायनिक खाद नहीं डाला है, और पौधे की हाइट 5 फीट है।
तो ये जो अंधभक्ति हमसे कराई जा रही है कि रसायन नहीं डालेंगे तो उत्पादन गिर जाएगा, इसके प्रति अवेयर हो जाएं, छोटे छोटे प्रयोग करें। जैविक और प्राकृतिक खेती में अभी भी मैं आज जैसा कि भाई साहब ने बताया, जोड़ने के लिए मेरे को 5 बजे उठना पड़ा। हमारे पूर्वज 5 बजे उठते थे। पशुधन का सब सुबह का काम, दूध निकालना, गोबर फेंकना, ये सब करना पड़ता है। ये करना शुरू करना पड़ेगा सभी लोगों को। सिर्फ हम बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण दे लेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है, रसायन में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि किसान ही उत्पादक है और 80% किसान ही उपभोक्ता है। हमारी गई हुई भिंडी आप प्रयोग करके देखिए। मैंने विगत 2 वर्ष पूर्व में अपनी पोषण वाटिका में कुछ भिंडियां लगाई थी। तो मेरी एक आम राय बन गई थी कि अगर हम भिंडी खाएंगे तो गैस बनेगी, क्योंकि उस समय तक बाजार का अनुभव ज्यादा था या अपन अपने खेतों में भी कीटनाशक डालते थे, उसका अनुभव ज्यादा था। लेकिन जब मैंने बाड़ी में अपनी वो भिंडी की फसल लगाई और सब्जियां बनाई तो 4-4, 5-5 दिन रेगुलर भिंडी की सब्जी खाने के बाद भी गैस नहीं बन रही है। मतलब साफ है कि गैस भिंडी से नहीं बन रही है, उसमें डले हुए कीटनाशक से बन रही है। तो इस बात पे ध्यान दे। गेहूं की फसल हमारी जो है, गेहूं की फसल विदेशी फसल है। हमारे लोग सब मोटे अनाज या सूक्ष्म अनाज का उपयोग करते थे, जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। अब आज क्या हो गया है, 100 में से 90% लोगों को हम देखते हैं कि या तो उनको गैस बन रही है, अपच की समस्या हो रही है। ये समस्या उनकी नहीं है, हमारे आहार विहार में परिवर्तन की है। हम अपने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज योग, व्यायाम, आहार विहार सब बदल दिए। अब इससे हो ये रहा है कि देश में अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि हमारा ज्ञान विकसित हो रहा है, हम अत्याधुनिक हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेके भी हमको अत्याधुनिक होना पड़ेगा। अस्पतालों का बढ़ता हुआ संकेत ये नहीं कि हमारी स्वास्थ्य रक्षा हो रही है, ये है कि हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है। अभी मैं तो धन्यवाद दूंगा कि गुरु आदरणीय परम पूज्य बाबा रामदेव जी ने जो अभियान चलाया योग के माध्यम से। आप योग पे कितना भी अच्छा लेक्चर सुन ले, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं उसके परिणाम आपको मिलेंगे नहीं। तो करके सीखें, और सीखने के बाद सिखाने का भी एक क्रम है। बातें मंचों से उठती है तो जेहन में जाती हैं, फिर जेहन में जाती है, विचार बदलते हैं और परिवर्तन की एक संभावना बनती है। नो डाउट कि हम आदर्श स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिस स्थिति पर भी पहुंचेंगे वो भी हमारी आदर्श स्थिति ही कही जाएगी। तो हम अब मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करता हूं। अभी हमने जो अवशेष वाली बात आती है, मैंने कुछ किसान भाइयों को देखा है। अभी मैं कुछ गौशालाओं के भ्रमण पे गया था। अभी अपना भूमि सुपोषण अभियान चल रहा है देश में, कि भूमि को वापस सुपोषित कैसे किया जाए, क्योंकि जो भूमि के अंदर है वो फसल के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर के अंदर आता है। अगर माता सुपोषित होगी तो पुत्र मजबूत होंगे। तो मैं जब गया तो गौशालाओं की स्थिति मैंने देखा, तो गौशालाओं में गाय बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। गाय सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित किसान के पास है, वहां चारे की समस्या है। और दूसरी तरफ मैं उसी गांव में देख रहा हूं कि मक्के या ज्वार की कड़वी में आग लगाई जा रही है। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? जबकि होना ये चाहिए, हमारे पूर्वज उसको पुण्य का कार्य मानते थे, गौग्रास देते थे, चारा गौशालाओं में पहुंचाते थे। पहली तो बात, उस जमाने में गौशालाओं की एक संकल्पना थी नहीं। गौशालाएं हमारे बीमार होने की निशानी है कि हम वैचारिक रूप से बीमार हो गए। गाय जो है वो हमारी खूंटे पे सुरक्षित है। अभी गुजरात में जो प्रयोग चल रहा है प्राकृतिक खेती का, आप देख रहे हैं सब लोग गाय पकड़ पकड़ के देसी गौ माता घरों में पाल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया की, उसके गोबर में जो संख्या पाई जा रही है वो विश्व के किसी भी अन्य प्राणी के गोबर में वो बैक्टीरिया नहीं है जो उत्पादन में सहायक है। कोई तर्क दे सकता है कि हमको बैक्टीरिया की क्या आवश्यकता, हम तो डीएपी, पोटास, यूरिया, रासायनिक खाद, अत्याधुनिक विज्ञान से खेती कर लेंगे।
कर जरूर लेंगे, लेकिन अगर बैक्टीरिया नहीं रहे तो वो आपका डीएपी और वो रासायनिक खाद किसी काम का नहीं है। वहां हमारे बैक्टीरिया ही हैं, तो उनकी संख्या अभी कम होने लगी। अब लोगों का हालांकि रुझान आ रहा है। हमने भी अभी एक हमारे राहुल वसूले जी को बोला है कि वो गौ कृपा अमृतम वगैरह जो गिर गाय में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, उसकी सब तैयारी चल रही है। अंधेरा है चीखने से बेहतर है कि हम छोटा सा एक दीपक जलाएं, तो कम से कम जैविक की और प्राकृतिक खेती की बात आगे बढ़े। जो किसान अच्छा प्रयोग कर रहे हैं उन किसानों के साक्ष्य सहित प्रमाण दूसरे किसानों को बताएं। तो उसमें हमने ये देखा है कि किसान थ्योरी से ज्यादा प्रयोग में भरोसा करता है। एक वैरायटी को अगर एक डीलर 10 किसानों को बताता तो शुरू में कोई मानता नहीं, लेकिन जैसे ही वो वैरायटी किसान के खेत में जाती है और किसान के खेत से जाते हुए बाजार जाती है तो परिवर्तन आता है। बाजार में जैसे ही वो देखता है कि ये वैरायटी की फसल जो है अच्छी बिक रही है तो किसान उससे प्रेरणा पाता है। तो हम प्रेरणा पुंज कैसे बन सकते हैं? अब बचता हमारे पास भी समय नहीं होता, तो किसानों को हम देखते हैं कि उनके पास वैसे ही मजदूर संकट हो गया है, बाल बच्चे सब पढ़ने लिखने में लगे हैं। तो हमारी एक समस्या हो गई है कि हम लोग बहुत ज्यादा खेतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें से भी घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जैसा भी मिले तो आपस में किसान संवाद कायम करें। हमारे किसान भाइयों में एक बड़ी समस्या है, एक तो आपस में संवाद का कम हो जाना और वाणी का विकास कम होना। हम बोलें, गरिमा से बोलें, हम संवाद स्थापित करें। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, आज हम बहुत अच्छे युग में चल रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे साथ में, तो आपस में संवाद स्थापित करें और राजनीतिक या अन्यथा बातों के बजाय रचनात्मक बातें करें कि भाई आपने नींबू लगाया था, उसके क्या रिजल्ट आए, आपने गौ कृपा अमृतम डाला था, जीवामृत डाला था, गौमूत्र का स्प्रे किया था, तो उसके रिजल्ट क्या है, इस इन संबंधों में डिस्कस करें। शादी ब्याह में मिले, वहां भी चर्चा करें कि भाई आपने जो पिछली बार 10 किलो 40 किलो डीएपी 1 एकड़ में किए थे, आपने बीज दर कम करी थी। अब ये बीज दर का भी मैं देखता हूं, मैंने एक प्रयोग किया था, 20 किलो प्रति एकड़ गेहूं बोया था। अब उसमें कंडे अच्छे बनते हैं, जितना हम सघन पद्धति से खेती करेंगे उतने ही हमारे खेतों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसमें उत्पादन आपको मिल रहा है तो कम से कम बीज दर में अधिकतम उत्पादन आपको मिल जाता है। इधर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब जैवांश की जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, जैवांश का मतलब है पुराने समय में हमारे जो पशुधन थे वो खेतों में चरने जाते थे, तो उस समय हमारी जमीन जो थी वो धन्य धान्य पूर्ण थी। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं जिले में बता रहा हूं कि आपने देखे होंगे जिन चीजों को हम सहज स्वीकार नहीं करते तो प्रकृति हमसे जबरन स्वीकार करवा लेती है। जैसे आज पशुधन खेतों में जा नहीं रहे थे, आज अतिवृष्टि से पूरी फसल खाली हो गई, तो आज पशुधन हमारे खेतों में घूम रहे हैं। तो हमारा जो बीमा धन था वो पशुधन था और हॉर्टिकल्चर था। आज हमारे खेतों में जैसे पौधे लगे होते हैं तो इमली के सीजन में इमली बिकती है, आम बिकता है, जामुन बिकती है, तो कहीं ना कहीं किसान सुरक्षित रहता है और इनसे जो अवशेष आते हैं वो खेतों में खाद के काम करते हैं। मैंने बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी की रिपोर्ट में पढ़ा था कि 30 से 40% जो है अवशेष, इन खाद के जो अवशेष हैं वो इन डंठलों में जिंदा रहते हैं। अब 30-40% अगर अपन खाद को खेत में आग लगा देते हैं या उसको बाहर का निपटारा कर देते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। तो हमने जब से फिर खेतों का नींदा खेत में, खेतों का कचरा खेत में, तो जब से ये किया है तो हमारी जमीन बड़ी धन्य धान्य पूर्ण है। आप अगर बीज लगा दें, पौधा लगा दें तो भी आपको उत्पादन मिल जाएगा, इस बात की हमारे खेतों में गारंटी हो गई है। तो हम सब किसान भाइयों से यही आग्रह करते हैं कि रोटोवेटर जैसी मशीन हमारे पास में है, जो भी स्क्रैप खेत में है, चाहे कपास का हो, मक्के का हो, सोयाबीन का हो, उसमें से उतना ही लें जितनी आपको आवश्यकता है और जमीन की जितनी आवश्यकता उसको वापस करना सीखें। हमारे बुजुर्ग इस मामले में बहुत एक्सपर्ट थे, वो वापसी लेन देन बराबर रखते थे।
यहां तक मैंने देखा कि उसमें 22 आर जमीन रखते थे और एक जोड़ी बैल, एक गौ माता हमारे द्वार पे होना ही चाहिए। ये नहीं है अन्य पशुधन है, तो मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं जाऊंगा। सबसे बेहतर खेती गौवंश आधारित जैविक खेती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन नींदानाशक, दुनिया का सबसे बेहतरीन नींदानाशक सिर्फ बैल और कुल्पा या डोरा ही है। उसके आगे मार्केट के अंदर आज भी जो नींदानाशक है वो कहीं नहीं ठहरते हैं। अगर वो डलते भी हैं तत्काल रिजल्ट देते हैं, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं देते जितना डोरा या कुल्पा चलाने के बाद फसल को मिलता है। तो हम जिन जिन चीजों को भूलते जा रहे हैं, कृपया आप सबसे आग्रह है कि उन्हें याद करें और याद दिलाएं, याद करें और याद दिलाएं। तो इससे एक व्यवस्था धीरे धीरे हम 5-7 सालों में निश्चित रूप से यूरिया के लिए लाठी चार्ज नहीं होगा, हमारी खेती रिच होगी, हार्ट कैंसर या पंजाब की कैंसर ट्रेन जैसी हमारे साथ समस्याएं नहीं होंगी। आज पंजाब में मैं देख रहा हूं कैंसर ट्रेन चलती है, वो जयपुर से कहाँ उसका रूट है, तो उसको कैंसर ट्रेन ही नाम दे दिया किसानों ने। अभी हमारे मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कुछ पंजाबी में किसान भाई मित्र यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। तो चूंकि मध्य प्रदेश में जैविक वातावरण काफी अच्छा है, वन अच्छे हैं, अब ये बताएं कि पंजाब के लोग तो मध्य प्रदेश आ जाएंगे, लेकिन हम जो क्षेत्रीय लोग हैं जहां हैं ये कहाँ जाएंगे अगर हम जमीनें खराब करते रहें। तो जमीन को पुनर्जागरण का अभियान, पुनः सुपोषण का अभियान और एक पूजन के कार्यक्रम जमीनों में। पहले हमारे बुजुर्ग जो थे बंडा भरते थे, फसल लेने के बाद उसको धन्यवाद देते थे। अभी ये धन्यवाद का भाव भी खत्म हो रहा है, गौ माता के प्रति भी, जमीन माता के प्रति भी और हमारी परंपराओं के प्रति भी। तो हमको इनको पुनर्जागरण का समय है, ये बड़ा संक्रमण काल है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। हम रासायनिक खादों की और कीटनाशकों की और नींदानाशकों की अंधी भक्ति करते हुए 4 लाख रुपए की हम फसल बेच रहे हैं और जब घर में अपना अकाउंट मिला रहे हैं तो सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो इसको रोकिए। आज मैं भी खेती कर रहा हूं, 30 साल से मैंने खेती की है, ना मैंने कभी किसी बैंक से लोन लिया है, नगदी खेती की है, मेहनत की है और जितना संभव हो 70-30 का रेशो रहा हो, 80-20 का रहा हो या 60-20 का रहा हो, लेकिन 60 में मेरा प्राकृतिक खाद ही रहा है, 30 और 40% में हमने समन्वित रूप से रासायनिक खादों का प्रयोग किया है। हमारे मित्र हमारी आलोचना करते हैं, भाई साहब गोभी में वहां फलाने की जगह तो 4 बोरी प्रति एकड़ यूरिया डल रहा है, आप जो कहा 25 किलो 10 किलो में खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ में यूरिया डाल रहे हैं, और वो भी आप बोल रहे हैं कि लगे तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, फोलियर स्प्रे कर देंगे। तो अब आप बताएं, जब हमें रिजल्ट मिल रहे हैं 5 ग्राम में, तो ये 75 ग्राम फेंकना कौन सी बुद्धिमानी का काम है और जमीन को खराब करना। और कभी कभी फसलों का चुनाव भी हमारे जी ओम आदरणीय, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ आदरणीय मेहर सिंह चौधरी जी, आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है, तो थोड़ा आप इधर इधर हो जाइए तो आवाज आ जाएंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी जानकारी में एक मामला आया था, उसमें रसायनों को जैविक के नाम से बेचा जा रहा है बाजार में। तो ये लूटपाट से भी हम बचें और हमारे पशुधन को फिर से बढ़ाएंगे, करके सीखें, करके जानें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। संभवतः समय की गरिमा है और जिनके जो क्वेश्चन हो
वो मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। शाम का जो समय है मेरा 7 से 9 का, वो समाज सेवा के लिए ही निर्धारित होता है। इस समय पे मैं जिले के किसानों से बात करता हूँ। कुछ लोग, कुछ वो मुझे बताते हैं, कुछ मैं उन्हें बताता हूँ। तो ये भी एक भ्रम है कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान हो गया है, हम ज्यादा ज्ञानी हो गए, तो इससे भी बचना है। हमको ये है कि कोई एक किसान, कॉलेज तक तो हमको खेती सिखाई नहीं जाती। अभी हम लोग भिड़े भी हैं कि 8वीं 9वीं के बाद से बच्चों को किसानी सिखाना चाहिए। इसके बड़े सार्थक परिणाम आए। मैंने, जब मुझे किसानी कॉलेज तक सिखाई नहीं गई तो मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा ये मैं जानता हूँ। मैंने लेकिन अपने बच्चों को बचपन से पहला एक काम किया कि उनको किसानी सिखाई। मैं बहुत से क्षेत्रों में जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो किसान बोलते हैं कि एक तो हमारे यहाँ चारा नहीं है। अभी चारा की एक से एक वैरायटियां हमारे पास देश में उपलब्ध है। चाहे बरसीम ले लें आप, लूसन ले लें, चरी ले लें, बाजरी ले लें, और या बहुवर्षीय में नेपियर और ऐसे अन्य जो घास है। तो ये एक आधा एकड़, पाव एकड़, 25 डिसमिल, 10 डिसमिल, जितनी भी जगह है, इसमें अभी आप मेरे खेतों में देख सकते हैं कि नेपियर घास लगा हुआ है। मैंने 30 डिसमिल जगह चारा बोने के लिए संरक्षित करके रखा हुआ है। तो ये बहाने अब नहीं चलेंगे कि मेरे यहाँ चारा नहीं है, गाय को कौन चराएगा, गोबर कौन फेंकेगा, ये सब हमको करना पड़ेगा। चारा भी आज हमारे पास हर तरह का चारा उपलब्ध है, सूखा भी मिल जाता है, सब उपलब्ध है। लेकिन वही है कि आईने के सामने खड़े हैं और आईने को दोष दे रहे हैं कि दिखाई नहीं देता। और दूसरा कोई सदगुरु बताता है कि भैया जरा एक कपड़ा मार दो, इसमें धूल जमी है। तो अभी धूल हटाने का समय है। तो अभी हम बिल्कुल कॉलेज करे हों, एमएससी करे हों, जितना भी हाई एजुकेट किए हों, मान भारतीय किसान संघ के संस्थापक माननीय ठेंगड़ी जी का साफ कहना था, अगर किसानों ने अपने हाथ ढीले कर दिए तो ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान और विज्ञानियों का विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमको किसानों को मोटिवेट करना है, उनके अंदर पुनर्विश्वास जगाना है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति, कि नो डाउट आप धीरे धीरे जैसे जैसे पर्याप्त साधन से खेती करने लगेंगे तो आप ये भूल ही जाएंगे। तो करें, सीखें, सिखाएं और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की अवधारणा को बढ़ाएं। और जिन बंधुओं को लगता है कि ये संभव नहीं है, अभी मैं बात कर रहा था नेपियर चारा और इसकी, तो अभी मुझे एक शोध में, स्टडी में आया ध्यान में कि जो गाय चारा खाती हैं उन्हीं के गोबर में ये बैक्टीरिया की संख्या अधिक पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन, और जैसा वित्त वैसा चित्त, ये अपनी अवधारणा है। तो अब मैंने अपने पशुओं में प्रयोग करके देखा कि जो मार्केट के अंदर से हम खिलाते हैं भूसा, खली, चुनी, ये जमाने भर के आइटम, इसके साथ में हरा चारा भी आपको 50, 60, 70% उनको खिलाना है। अब हरा चारा भी अगर गोबर आधारित हरा चारा होगा तो दूध, घी, दही का टेस्ट सब अलग होगा। और बात पकड़ लेते हैं, अभी हमारे यहाँ जो पशुधन है उसका आसपास के क्षेत्र में 10-5 परिवार दूध लेके जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन से हमारे पशुधन दूध देना शुरू करते हैं उस दिन से पूरे मार्केट का दूध आना इस मोहल्ले के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता उसमें। दूध वो भी है, दूध ये भी है, लेकिन टेस्ट बदल जाता है। तो ऐसी गोबर खाद की खेती से अभी हम जो टमाटर खा रहे हैं, रसायन वाले सब्जियां खा रहे हैं, आप वो अपनी देसी भेजरी की बराबरी नहीं कर सकते जो छोटी सी भेजरी हमारे घरों में लगती है। अब ये भटे को मैं तो सोच नहीं सकता इतना अच्छा स्वाद इसमें आ रहा है जिसमें रसायन नहीं डाला हुआ है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, लेक्चर देने के लिए बहुत हैं, पढ़ने के लिए शास्त्र हैं, यूट्यूब हाथ में है, सब है, उसमें से आप स्टडी करें और जो अपने लायक है उसको खोजें, छोटे प्रयोग करें, छोटे प्रयोग से फिर आप उसको बढ़ाएं, लोगों को बताएं, क्योंकि बातें अगर निकलेगी नहीं, अभी भी जैसे भाई साहब का इटारसी में कार्यक्रम है, अब इनको क्या आवश्यकता, नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन मैसेज जाता समाज में। एक जैविक का पुरस्कार माननीय हमारे
राष्ट्रीय महामंत्री जी प्रभाकर केलकर जी के सम्मान में अभी वहां सलकनपुर में कार्यक्रम है 10 तारीख को। तो ये सब होने चाहिए। तो ये ऐसे छोटे स्तर पे भी कार्यक्रम अपन कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे विनती है कि मैं तो सबसे पहले फसल लगाने के पहले अभी आपको बता दूं, पहले चारा लगाऊंगा। चारा लगाने के बाद मैं खेतों में फसल लगाता हूं, क्योंकि हमने मेड़े जोत ली है, ट्रैक्टर आ गए, छोटी छोटी मेड़े कर दिए, चारा घास खत्म हो गए, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि पशु खत्म हो रहा है। और इतनी विडंबना है कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है वो गौशालाओं में मर रही है, और सिर्फ इसलिए मर रही है कि किसानों ने छोड़ दिया, बाकी और कोई बिंदु नहीं है उसका। किसान अगर एक व्यक्ति एक गाय पे भी आ जाए तो वो उतनी गाय नहीं है, गौशालाओं में कम पड़ जाएंगी। अब समितियां बना दी गई हैं, कई समितियों में हमने देखा जाके वहां फंड नहीं है, चारा भूसा नहीं है, और यहाँ देखो तो हम यूरिया के लिए उधम कर रहे हैं, जबकि वो गौमूत्र में ही यूरिया है। एक स्प्रे करके देख लीजिए आप। जयपुर में जब इतना बड़ा विषय आया तो मुझे तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े रसायन से वो डायमंड बकमात गोभी की कवर नहीं हो रही है, रस चूसक कवर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये गाय के गौमूत्र में और ये पत्तियों के कीटनाशक में कैसे कवर हो जाएंगे। लेकिन करके देखे तो आज कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि कंडीशन है, कंट्रोल होते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ें, जो भी खेती करें। ऐसा मत सोचना कि अनाज की खेती में तो कीटनाशक नहीं डालते हैं, नींदानाशक डालते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं वो 10 टंकी मारने के बाद। लेकिन अभी हमारे यहाँ हमारे एक मित्र जैविक गेहूं की खेती करते हैं, डोरा चलाते हैं वो उसमें जैविक को 9-10 इंच की छोटी 5 चला के। तो क्या नींदा नियंत्रण नहीं होता क्या? वास्तविक नींदा नियंत्रण वही है। पहले किसान मेहनती हुआ करता था। सत्यमेव जयते के साथ भारत का कॉन्सेप्ट श्रमेव जयते भी है। हम श्रम साध्य जीवन शैली वाले लोग हैं। पहले हमारे जमाने में पूर्वजों के अखाड़े चलते थे, शाम दिन भर खेतों में काम करते थे, शाम को अखाड़ा मेंटेन करते थे। मैंने जब एक जगह कहा कि भाई देश में अस्पतालों की संख्या बढ़ क्यों रही है, तो एक बुजुर्ग बोले कि भाई साहब अखाड़े बंद हो गए तो अस्पताल शुरू हो गए, मतलब श्रम करना आपने कम कर दिया तो आप बीमारी की तरफ चले गए। सीधी सीधी बात है और बिल्कुल सही बात है। योग प्राणायाम ये सब हमारे जयवांश को आप देख लो, क्या समझ रहे हैं जयवांश को आप। कुछ किसानों ने अभी मक्के की कड़वी को हमारे उसी में क्रैश किया, हमारे ही मित्र हैं। तो उस मक्के की कड़वी से जब हम उसको क्रैश करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया उनको भोजन मिल जाता है। आप कुछ नहीं भी डालो तो 1-1 लाख रुपए की हम गोभी बेच लेते हैं, 1-1 एकड़ की उसी में से। और 3-3 किलो की हमको पत्ता गोभी की फसल आती, 3 किलो की पत्ता गोभी रसायन से नहीं बनती, और बनेगी तो इतनी जहरीली होगी कि जो भी खाएगा उसको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, जबकि फाइबर वाली सब्जी है। तो ये हम करके देखें ना। हमको भी लगता था, कभी यकीन नहीं होता था कि रसायन मुक्त खेती की कोई कल्पना आएगी या हमको रसायन से दूर जाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं लगता था पहले। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश के नाम, उनने के भाई ये ले जाइए कार्बेंडेंजियम, मैंकोजेब, तो डाइफेंथ्यूरान, बड़े मार्केटिंग के फंडे हैं, और उनको डिब्बा चिपकाना है किसान को, वो अपना डिब्बा देते हैं हमको, भैया ये ले जाओ, जिस जहर की जरूरत है वो भी ले जाओ, जिस जहर की जरूरत नहीं है वो भी ले जाओ, क्योंकि उनका पैसा बढ़ रहा है। तो हम सब ये मक्कड़ जाल से निकलें और अपनी सीधी सादी शुभ्र और प्राकृतिक जैविक खेती को ही अपनाएं। खुद देखें, खेतों में देखें ना, अपन वैज्ञानिक है, परीक्षण करके देखें। अब एक ट्राली, अब बोलते हैं गोबर खाद कहाँ से आएगी, अब तो पशुधन आएगा तो गोबर खाद बनेगी, गौमूत्र मिलेगा ही, है क्या? सब चीजें तो वही हैं, उनका आपस में संयोजन करना है। अब बोलते हैं ये पत्ते कहाँ से मिलेंगे, अरे नीम का झाड़ खेत में लगा है, नहीं लगा है तो लगाइए, वापस बुलाइए उनको, प्यार करिए, फिर से मन में जगह देना पड़ता है। अगर जैसे हमने रसायनों को मन में जगह दिया कि वाह 2 बोरी यूरिया डाले, 1 बोरी DAP डाले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, 6-6 दिन में पीठ पे टांग के गधे जैसे स्प्रे करते जा रहे हैं, पागल हो गए हैं बिल्कुल उत्पादन के लिए। और फिर भी है कि आखिरी में एक
एक उसमें बीमारी से फसल चली गई। टमाटर को मुंह में रखते थे तो खटास महसूस होती थी, आज टमाटर के अंदर देख लीजिए आपकी कितना जहर डाल रहा है। 3 दिन, कहाँ तो हम 15 दिन में स्प्रे की सिफारिश करते थे, कहाँ तो हम 3 दिन में स्प्रे पे आ गए। कहाँ तो हम फूल गोभी में महीनों स्प्रे नहीं करते थे, कहाँ तो हम आज स्प्रे कर रहे हैं और कल सब्जी बाजार में सब्जी लेके आ रहे हैं। वो तो अच्छा है कि सरकार अभी सख्ती नहीं कर रही। अगर मंडियों की जांच पड़ताल हो जाए तो 3 साल की सजा का प्रावधान है उसमें, जो अधिक मात्रा आई जा रही हमारे। अब बोलते सरकार निर्यात क्यों नहीं करती? सरकार निर्यात कैसे कर लेगी? पिछले बार अल्फांसो आम, मिर्च, ऐसी बहुत सी चीजें गई, उनमें मानक स्तर से अधिक कीटनाशक पाया जा रहा है। दूध जो हमारे पेट में जा रहा है, रासायनिक चारा और रासायनिक ये डाला हुआ अनाज पशुधन खा रहा है, वो हमारे खून में दूध की जांच करो तो उसमें अवशेष आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का मक्कड़ जाल से निकलने का एक ही आग्रह है जो बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भाव, अपना दीपक खुद बनिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे से काम चलेगा नहीं कि हम सिर्फ उपदेश देते रहें और हम घर में कुछ ना करें। अब मैं आपके सामने इतना विषय रख रहा हूं, भाई साहब ने कहा तो, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो सीधा ये है, सीधा साधा किसान हूं। मैं अपने खेतों में गोबर खाद डाल लेता हूं। मैं अपने खेतों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी मैं बिल्कुल कम करते खत्म कर दिया है, लेकिन मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। स्प्रे में भी मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा। मैंने एक प्रयोग किया, मैंने देखा कि मार्केट के अंदर में 6-6 छेद वाले नोजल बड़े फुहारे आ गए। तो मैंने कहा, जब हमारे पूर्व में किसान करते थे, या हम लोग भी जब कॉलेज के बाद करते थे, उस समय भाई साहब बहुत छोटे बारीक नोजल हुआ करते थे, उनमें दवा का जो डिस्चार्ज बहुत कम आता था और उससे रिजल्ट मिल जाते थे। अब मैंने कहा, इतने बड़े बड़े जो नोजल आए हैं मार्केट में, इसका कारण क्या हो सकता है? तो जब मैंने खेत में प्रयोग किया, तो जहां मैं छोटा नोजल उपयोग करता हूं, पौधा छोटा सा है, उसमें स्प्रे करना है, छोटा नोजल लगाता हूं, तो आश्चर्य, वो मेरे 4 पंप खेत हो जाएगा, 6 पंप में खेत हो जाएगा। और जब वो 6 छेद वाला मैं नोजल लगाता हूं, तो वही खेत में मेरे डबल का काम हो जाता, डबल और 3 गुनी दवाई लगती। अब आप सोचिए कि किसानों को कैसा भ्रमित किया जाता है। कहाँ तो उसका 1 या 2 छेद वाले नोजल। फिर आवाज चली गई आदरणीय। उसको 10, अरे भाई आपको कीटों को मारना है तो मित्र कीट भी तो हैं उसमें। जब मैंने भाई साहब एक बार, मैं बहुत अवार्ड भी मिला मुझे, मंच काफी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। एक बड़े मंच में तो मुझे समझाइश दी गई, मैंने उनको बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ सफेद कटुआ इल्ली है, तो इसको आप फेंक दीजिए बोले। तो मैं घर आया, मैंने कहा 5-7 किलो अगर थाइमेट पूरे खेत में फेंका जाएगा तो इसके रिजल्ट दुष्परिणाम भी आएंगे। तो मैंने दुकानदार को बोला, भाई साहब मुझे आप 1 किलो का पैकेट दे। और मैंने जहां जहां लौकी के पौधे लगे थे उसके आसपास भाई साहब एक रिंग बनाया, और रिंग में चाय के आधे चम्मच से 4-4, 5-5 दाने अपने उसके थाईमेट के डाला। आश्चर्य, वो जो इल्लियां और कटुआ इल्ली थी वो उसके आसपास घूम के अपना भोजन करते रही, और मेरे फसल को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और मैंने अच्छी, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जितना कम से कम उपयोग कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास में 30 से 35 प्रकार के नोजल मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं। जितना बड़ा पौधा होता है उतने का मैं स्प्रे सेट करता हूं, नोजल सेट करता हूं, उसके बाद में उसको स्प्रे करता हूं। 1 बूंद भी दवाई जमीन में ना गिरे इसकी कोशिश करता हूं। अभी रासायनिक खेतों की मैं बात करूं, रासायनिक खादों में फोलियर स्प्रे, जो ऊपर पत्तियों से दिए जाने वाले स्प्रे बहुत आए हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है।
अभी वो नैनो यूरिया भी आ रहा है, नैनो डीओपी भी आ रहा है। तो सीमित मात्रा में उनका उपयोग करना कहीं से बुरा नहीं था। दुरुपयोग होने से असीमित और अंधाधुंध उपयोग जब हमने शुरू किया है, जब से हमारी अवधारणा चेंज हो गई है। तो हम एक पार्ट में नहीं जा रहे हैं, धीरे 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 करके हम वापस होना चालू करेंगे। रसायनों में भी जहां अगर आपका अब 1 लीटर में 3 एकड़ अगर आपका स्प्रे हो जा रहा है, तो बताइए आपको 3 लीटर डालने की आवश्यकता कहाँ है। फर्क सिर्फ है कि आपको नोजल बदलना है, हल्की सी मेहनत बढ़ेगी थोड़ी सी। तो ये प्रयोग आपने किया क्या? ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने खुद में खेतों में प्रयोग किया होगा कि हाँ ये बात तो सही है, मार्केट हमको लूटने के लिए ही बैठा है। 100-125 ग्राम बीज में आप खेती कर रहे हैं, उनने के वैज्ञानिक अनुशंसा है कि 100 ग्राम बीज में आपका 1 एकड़ हो जा रहा है, और आप वहां 300 ग्राम लगा रहे हैं। तो बीजों का भी आप वेस्टेज कर रहे हैं। 20 किलो 22 किलो गेहूं में आपका 1 एकड़ का खेत हो जा रहा है। आप खुद अंदाज लगाइए, मैंने हिसाब लगाया कि 2 पौधे के बीच में गेहूं में भी या किसी में भी एक समान दूरी होना चाहिए। तो कम से कम 2 से 3 इंच तो होना ही चाहिए, जब तो उनका कंद बनेगा, वायु संचरण होगा। तो ये सारी बातें जो है रिसर्च में आ रही हैं क्या, किसान बता रहे हैं क्या? अब कुल्पा सीखने की बात है। जब हम कॉलेज से आए तो हमको यही नहीं पता था कि ये कुल्पा कैसे चलता है भैया। फिर हमने 4 महीने प्रैक्टिस करी, जिसको हम बोलते थे बिना पढ़ा लिखा और अशिक्षित किसान। उस अशिक्षित किसान से कॉलेज का विद्यार्थी ने प्रशिक्षण लिया, कुल्पा चलाना सीखे। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जब हमने सीखे तो हमारे बेटे ने सीखा। तो एक कॉन्फिडेंस बच्चों में भी किसानी सिखाना क्यों जरूरी है। ठीक है, आपके बच्चे नौकरी पेशा हो जाएं, बिजनेस हो जाएं, लेकिन अभी मैं अपने बच्चों में देखता हूं उनको किसान के प्रति संवेदना रहती है। नहीं तो उनका प्रैक्टिकल ज्ञान शून्य रहेगा। अगर वो कोई बड़े अधिकारी बन गए तो वो राजनेताओं को सलाह देंगे कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए। तो खेती पहले सिखाना और पहले अपन ने रिस्पेक्ट करना। जब 1990-92 में मेरी कहानी शुरू हुई थी तो मेरे साथ के लोग इंजीनियर डॉक्टर बन गए। अब मेरे को डिप्रेशन आ गया कि यार अपने साथ के लोग सब टॉप में चले गए और अपन कहाँ यहाँ खेती में फंस गए। लेकिन एक मैं बहुत बड़े कार्यक्रम में, राज्य स्तर के कार्यक्रम में गया था, रायपुर मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। वहां एक इंजीनियर अपनी नौकरी छोड़ के और मानसिक संतुष्टि के लिए खेती से जुड़े थे। वहां से मैं फिर लौटा, वहां मुझे अवार्ड भी मिला, मंच भी मिला, मेरे लिए वो बड़ा गौरव का पल था। वहां से फिर मैंने समझा कि अगर ये जो किसान बोलते हैं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बिल्कुल गलत है। पहले आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए, अपने खेतों का सम्मान करना आपको आना चाहिए, गायों का सम्मान करना आपको आना चाहिए। आप 10 लाख 20 लाख की कार की तो ऐसी तारीफ करते हैं जो सिर्फ लेती है, और आपका पशुधन जो हमेशा देता है उसको दोयम दर्जे का समझते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसमें सुधार होना चाहिए। कई जगह हमने देखा है गायों की जगह पे कारें खड़ी हो गई। कारों की अपनी हैसियत है, लेकिन गाय की और कार की तुलना कभी नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज आप देखते शादी ब्याह में गाय की बछिया, भैंस की पाड़ी या कोई ना कोई एक पशुधन बिटिया को दहेज में देते थे। वो उस परंपरा के संवाहक होते थे कि ये परंपरा जीवित रहे। तो वो 20 साल 30 साल बाद भी उनके परिवार में मायके की बताई जाती थी कि ये बहू के मायके से आई थी, ये इसकी संतान है, 3री पीढ़ी है, 4थी पीढ़ी है। हमारे पास अगर आज अतिवृष्टि में यहाँ फसलें पिट गई है, अब किसान बोल रहा है कि सरकार दे। अब सरकार कितना देगी, सरकार की अपनी सीमाएं, जबकि हमने अपने हाथ से अपना बीमा धन खत्म कर दिया। जिनके यहाँ पशुधन है, अब हमारे यहाँ कोरोना काल में 1 रुपए की सब्जियां नहीं बिकी, लेकिन आसपास मोहल्ले में दूध बिकते रहा, उससे हमारा घर चलते रहा। अब सब्जी नहीं बिक रही तो दूध बिकेगा, दूध नहीं बिक रहा तो सब्जियां बिकेगी। सब्जियां और दूध में अगर कुछ कमी हो गई तो हमारे खेत की इमली, जामुन, आम बिकेंगे। तो एक
समन्वित जब तक अपन इकाई चलाएंगे नहीं जो अपने पूर्वज चलाते थे, तो किसानों की ना तो आत्महत्याएं रुकेंगी, ना उनकी समस्याओं के समाधान होंगे। अभी हम लोग समाधान कोई समस्या बना लिए हैं। हर जगह आप देखना भैया, खेती में कुछ नहीं बचता, खेती में मजदूर नहीं मिलते, तो उसके लिए संगठन अपने स्तर से लड़ाई लग रहा है। अब हमारी भी इच्छा हो रही है कि स्कूलों के घंटे कम हो, 3 घंटे का सेशन चले और बाकी 1-2 घंटे खेतों में दिए जाएं बच्चों को। तो ये हम कह सकते हैं। मेरे साथ बड़ा कड़वा अनुभव रहा है। मेरे बच्चे को एक ने किसान बोलते थे, भैया आप ये बच्चों को पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगाते, इनको खेती बाड़ी का काम सिखाते हो। तो मैंने कहा भैया, जब मैं कॉलेज से आया था तो बोरी सिलना नहीं आता था, भटा भरना नहीं आता था, गेहूं की बोरी में 50 किलो है कि 60 किलो, इसका अनुभव नहीं था। तो हमने एक एक चीजों को बड़े शिद्दत से सीखा, और शिद्दत से सीखा तो आज जिले के प्रगतिशील किसानों में नाम है। बड़े बड़े मंचों से अवार्ड मिले हैं। जहां पहुंचना हमारे लिए टेढ़ी खीर थी, वहां हम पहुंचे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास भी एक दीपक से क्या होता है, ऐसा कहना नहीं है। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलने की प्रेरणा मिलती है। एक किसान अगर अपने खेत में एक जैविक का कोई प्रपंच रचता है या प्राकृतिक कीटनाशकों का कोई प्रपंच रखता है, तो दूसरा किसान उसके खेत में आके पूछता है ये क्या करना है, तो वो उससे धीरे धीरे एक बयार चलती है, और वो बयार परिवर्तन लाती है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, हम किसी को दोष नहीं देते, हमारे वैज्ञानिकों की मजबूरी थी, हमारे पास उस समय क्वांटिटी कम थी अनाज की, उन्होंने उत्पादन के जो बेहतर तरीके थे वो हमको बताए। लेकिन वैज्ञानिकों को भी ये पता नहीं था कि ये जो रसायन डलेगा तो इसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों में बोर्ड टंग जाएंगे कि इस जमीन में अब कुछ होता नहीं, ये जमीन ऊसर हो गई। अभी बीच में प्राकृतिक खेती पे मैं उद्बोधन सुन रहा था गुजरात के राज्यपाल जी का, तो उनके साथ भी ये घटना घटी है। 250-300 एकड़ का उनका फार्म है, तो उन्होंने पुनः गौवंश आधारित खेती से ही अपने फार्म को पुनर्जीवित किया है। तो ये सब हमारे विषय हैं, ये किसी और के विषय नहीं है। 1000 फीट तक हम बोर मशीन लेके चले गए हैं, 1000 फीट का बोर कर रहे हैं। ये बताइए, अगर रिचार्ज ना हो तो 1000 नहीं, आप 10,000 फीट की मशीन लगा लें, कहां से, कब तक आप शोषण की अवधारणा पे चलते रहेंगे? जब तक आप पोषण की अवधारणा पे चलेंगे नहीं, देश में कोई परिवर्तन होगा नहीं। हमारी अवधारणा शोषण की रही नहीं है। पहले भी हम कुएं खोदते थे, बांध बांधते थे खेतों में। आप देखना हमारे पूर्वजों के पूरे पत्थर की बंधिया देखने को मिलेगी। कहीं से खेत 1 इंच फूटा नहीं रहता था, और खेत का पानी खेत में रहता था, वो खेत में 4 महीने जमा होता था, और वही जमा पानी हमारे कुओं में और बोर में आता है। हमें अभी एक किसान हमारे यहाँ गुप्ता जी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो तो 4 महीने खेत को खाली इसलिए रखते थे कि उसमें पानी स्टोर, और पानी स्टोर होकर तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ा। जिन कुओं में स्थिति ये बन गई थी कि पीने को पानी नहीं था, उनका रिचार्ज सिस्टम इतना बढ़ा कि कुएं ओवरलोड हो गए। तो ये सब प्रयोग कहां से आते हैं? खेतों से, किसानों से। अब ये ठीक है कि मुझ में भी खामियां होंगी, आप में भी खामियां होंगी, लेकिन खामियों को दूर करते हुए हम समाधान परक रास्ता निकालें। अब ये मैं अभी एक बलराम जी की जयंती के कार्यक्रम में था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, किसानों में कुपोषण, तो जमीन का कुपोषण किसानों में आने लगा। कहां तो हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर, जो उनके आज छत्र और उनके जो हथियार हैं, 7-7, 8-8 आदमी मिला के उठाएंगे तो वो तलवार ना उठे, ऐसी परिस्थिति है। कहां तो आदमी की 7 फुट और 6.25 फुट और 7 फुट की हाइट थी और 56 इंच का सीना था, और कहा हमारे किसान पहुंच गए कुपोषण में। सब डॉक्टरों को पैसा भर रहे हैं वो जाके, जबकि आपके पास में दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है। हमारे भगवान भी कौन थे? आज हम देखते हैं किसानों के बीच में गौपालन में उनको शर्म आ रही, और हमारे भगवान गाय चराते थे।
भगवान बलराम जी खेती से खाते थे और भारत का बहुत बड़ा आधार चेंज थोड़ी हुआ है। खेती वही है जो बलराम जी ने सिखाई है और गाय वही है जो कृष्ण जी ने चराई है। जब हमारे भगवानों को शर्म नहीं आई उस काम को करने में, वो दूरदृष्टा थे, जानते थे अगर देश में गाय चरना बंद हो जाएगी तो कृषि गिर जाएगी, जानते थे वो इस बात को। तो बलराम जी ने भी खुद खेतों को समतल करवाया, खेती सिखाई और कृष्ण जी को गौपालन में लगाया। तो आज भी कमोबेश वही स्थितियां, नाक मुंह सिकोड़ के शहर के तरफ जाने से हमारी समस्याओं के समाधान बिल्कुल नहीं है। होना चाहिए था और जो हो रहा है, होना ये चाहिए था कि किसानों का जीवन दर्शन शहरी जीवन दर्शन को अपनाना था। 40 बाई 40 के प्लाट में 2 पौधे को जगह नहीं दी जा रही है, जबकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि 6 माले की आप बिल्डिंग बना सकते हैं। 2 पौधे नहीं है शहर के अंदर में, पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं। अभी कल ही मैं स्टडी कर रहा था, इधर होशंगाबाद तरफ कहाँ का दे रहा था कि उसमें 30% जंगल साफ हो गए। तो जंगल साफ कर रहे हो तो जंगल लगाओ भी। फिर अभी क्या हुआ, वृक्षारोपण के नाम पे हम देखते हैं कि वृक्षारोपण आप ऐसे पौधों का करें जो फलदार हो, जो देनदार हो। कुछ भी पौधे लगाए जा रहे हैं, बातें निकलती हैं तो बातें कहां से कहां जाती हैं। अभी आप देखते शहरों में बंदर आ रहे हैं, जंगली सुअर जंगल छोड़ के खेतों की तरफ आ गए। क्यों आ गए भैया? क्योंकि आपने उसका खाद्य श्रृंखला बंद कर दी। जंगलों में कंदवर्गीय फसलें खत्म हो गई, चारा खत्म हो रहा है, तो हिरन और नीलगाय और ये सब जंगल से निकल के खेतों में आ रहे हैं। तो इनको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अलग अलग मंचों से ये बात उठाएं कि भैया बंदरों के लिए जंगलों में फल लगाए जाएं, उनके लिए जंगली सुअर के लिए कंदवर्गी लगाई जाए, हिरन और इनके लिए चारा लगाए जाए। तो अपनी मेड़ों को वापस पुनर्जीवित करें, अपने खेतों को पुनर्जीवित करें, अपने विचारों को पुनर्जीवित करें। जब तक मन में विचार मजबूत नहीं होगा, संकल्प आपका नहीं होगा, आप जैविक खेती की बातें करते रहेंगे, काम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। रासायनिक खेती भी बुरी नहीं थी, क्योंकि उसने एक दिन हमको भूख से निजात दिलाई। 1952 के बाद जो हमारी साथ अप्रिय घटना घटी कि हमारा देश भुखमरी के कगार में था, शास्त्री जी को कहना पड़ा कि भैया एक समय उपवास रखो। अमेरिका ने हमको गेहूं देने से मना कर दिया था। तो आप आज हम धन धान परिपूर्ण हो गए, लेकिन आज हमको मात्रा की नहीं गुणवत्ता की भी जरूरत है। आज ऐसे ऐसे दुष्परिणाम रासायनिक खेती के आ गए हैं कि जो वैज्ञानिकों के कल्पना में भी नहीं थी। तो इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि वातावरण को शुद्ध करें, जहां संभव हो, जितना संभव हो। ये कोई नहीं कह रहा कि 1 एकड़ के खेत में आप 100 पेड़ लगा लो। हमारे खेतों में भी है भाई, हमारा 3 एकड़ का छोटा सा रकबा है, उसमें 10 पेड़ है। पेड़ कौन से हैं? छोटे पेड़ हैं, बिही के हैं। ये कैसा कि आपके खेत में बिही नहीं, जामुन नहीं, आपके खेत में आम नहीं, और आप कहते हैं किसान है, आपके घर में पशुधन नहीं और आप कहते किसान है, ये कैसे चलेगा? आप ले देखे उनने के बस वो मार्केटिंग में ये ले आए वो ले आए, और जब आप खर्चा में लाए तो 1,70,000 की लागत थी और 1,30,000 1,70,000 की लागत थी, 2 लाख की फसल हुई, वो भी हो गई। तो इस बार तो अतिवृष्टि में लगभग 70% नुकसान हो गया। अब किसान आए बाएं होने लगे। ये मेरे आसपास जितने खेत पड़े सब अभी पशुधन चल रहा है उसमें। मिश्रित खेती भूल गए, मिश्रित खेती में फसल चक्र भूल गए। कौन याद दिलाएगा? हम ही याद दिलाएंगे ना। फसल चक्र हमारे पूर्वज जो लगाते थे, एक फसल गहरी जड़ की, दूसरी फसल पत्ते झड़ने वाली, एक फसल 3 महीने की, दूसरी फसल 6 महीने की। अपने आप रिचार्ज होती थी जमीनें। फिर मौसम, जैसे कभी मौसम सूट करता था तुअर को, कपास कम हुआ तो तुअर ज्यादा हो गई, तुअर को मौसम मिल गया, तुअर को कम हुई तो कपास का मौसम था, कपास आ गया। देखो उनके रिसीवर तो देखिए आप, पूर्वजों का आप अध्ययन करिए, स्टडी करिए अपने पुराने ज्ञान, तो वो उनके रिसीवर देखिए आप। 3-4 तरह की फसल रहती थी, 3-4 तरह की फसल मिला के उनका एवरेज बजट बन जाता था।
अब अभी जो किसानों के आत्महत्या के मामले आए हैं उसमें मोनोक्रॉपिंग, एकांगी खेती, एक फसलीय खेती सबसे बड़ा नुकसान का कारण। अब ये साल मक्का, पिछले साल मक्का 2000 रुपए तक बिक गया, किसान खुश थे। पूरा एक तरफ छिंदवाड़ा जिला में मक्के की अधिकतम खेती हो गई। अब ये मक्का निपट गए महादेव, बहुत कम जमीनों में अच्छा है, बाकी जगह सब पिट गए। अब क्या होगा? अब जिनका गन्ना है वो टेके रहेंगे, जिनकी तुअर है वो टेके रहेंगे, जिनने थोड़ा बहुत रकबा मिश्रित खेती किया है वो टेके रहेंगे, और जिनने मोनोक्रॉपिंग की है वो तो कहानी फंस गई उनकी। तो ये ऐसे विषय हैं जिनके आईनों से धूल हटाना जरूरी है। अगर आप नहीं हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे, तो कौन हटाएगा? कुपोषण की बात किसानों में आ रही है, हम अगर नहीं करेंगे कौन करेगा? अब कुपोषण कैसे हटेगा भैया, ये कौन बताएगा? डॉक्टर तो बताएगा नहीं, किसान ही बताएगा कि भैया जो दूध पी रहा है वो इलायची डाल के दूध पियो दादा, अंकुरित अनाज खाओ दादा, सुबह बढ़िया नाश्ता अच्छा करो भैया, भोजन में गेहूं के आटे के साथ में 2-3 प्रकार की जो मिलौनी की रोटी थी अपनी, 3-4 प्रकार का अनाज मिला के पिसाते थे। कहाँ की गैस में ऐसा रखी? आज भी अगर आपने 100 ग्राम, अगर वो आपका 1 किलो अगर गेहूं का आटा है, उसमें 25% अगर आप दूसरा आटा मिला ले, मक्के का, ज्वार का, बाजरे का, उड़द का, कोई भी मिला लो आप, कहाँ की गैस रखी आपको गैस बनेगी? तो आप इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं। और मार्केटिंग में देखिए आप, पहले माताएं पूंगी बनाती थी बच्चों को, ऐसा अचार या सब्जी ऐसा रोटी में चुपड़ के देती थी घी के साथ में, और वो उसको पूंगी बना के बच्चों को देती थी। वो पूंगी को उन्होंने पिज्जा बर्गर बना के देश में बेच दिए। आज पिज्जा बर्गर खाना शान का प्रतीक है और पूंगी की रोटी दकियानूसी का प्रतीक है, जबकि बात वही की वही। होटलों में खाना, तला हुआ भुना हुआ खाना शान का प्रतीक हो गया, और घर का शुद्ध खाना, कुछ भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। घी खाने से हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमता है तो वो ऐसा होता है, तो वो वैसा होता है। दही खाने से ये होता है, मही खाने से, कुछ भी विचार चल रहे हैं, और वो विचार सब परिवारों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अब शुद्ध रूप में दही कौन सा? अब दही ऊटपटांग कृत्रिम रूप से बनाया जाएगा तो नुकसान ही करेगा। मिठाई अगर शुद्ध खोए की नहीं होगी तो नुकसान ही करेगी। मही अगर शुद्ध रूप का नहीं होगा, कि केमिकल से बना होगा, तो वो नुकसान ही करेगा। और आज आप शुद्ध रूप में खाइए, आप बिल्कुल कहीं, जब मैं अपने घर की भिंडी में देख रहा हूं कि 1 दिन की खाने में गैस बन रही, 4 दिन तक भी खा रहे हैं शुद्ध भिंडी तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब चीजों को डाइवर्ट करना पड़ेगा। बड़े छोटे मंच हो, बड़े मंच हो, गांव समितियों में बैठ के करें, जैसा भी करें, पर विचार की प्रक्रिया रोके ना, इसको आगे बढ़ाएं। अभी रिसर्च में आया कि वो भुट्टा, अभी मैं एक खेत गया था, जैविक खेती हमारी दीदी हैं करती हैं। अब हम जब 5-7 लोग वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ वहां पहुंचे, तो अभी हमारे जिले में हजारों हजार टन रासायनिक खाद डाला खेतों में। अब साहब हुआ ये कि वो हजारों हजार टन जब रासायनिक खाद डाला था, तो मक्के को या दूसरी फसल को हर हाल में होना था, तो मौसम नहीं मिला तो फसल ने पड़ गई। मतलब सीधी बात है, खेती जंगलों में हम देखते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई फॉरेस्ट वाला 1 किलो यूरिया जाके कोई झाड़ के पास जाके डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है या कोई रासायनिक खाद डाल रहा है। वो पौधे को प्रकृति पाल रही है। और हमारे साथ भी क्या हुआ, हमारा करोड़ों टन खाद बह गया और हाथ में कुछ नहीं आए। तो उससे तो अच्छा वो किसान था जिसने अपने घर का गोबर खाद डाला और वो मक्का डाला। जब हम वो खेत के विजिट में गए, तो जितने बड़े भुट्टे अपने खेतों के हैं, उससे थोड़े से छोटे भुट्टे वो प्राकृतिक खेती वाले खेत में थे। अब क्या होगा उसकी, मान लो अगर वो 18 कुंटल भी निकालता है 1 एकड़ में, और ये 22 कुंटल भी निकालता, तो भी तो ये इससे 4 बोरे घाटे में आएगा। 14, उसकी लागत कम है, इसकी लागत ज्यादा है। तो ये विषय ध्यान में आने चाहिए भाई साहब। समय लगभग मेरे ख्याल से होते आ रहा है जी, है ना? तो जी भैया और कोई विषय लेना चाहें तो मैं अपनी वाणी को अनुमति लेते हुए विराम दूंगा, क्योंकि ये जैविक खेती का विषय तो ऐसा है कि इस पे दिन भर भी बोलें तो कम पड़ेगा।
अध्ययन भर होना चाहिए। जी ओम। जी तो मोबाइल मैं नंबर अपनी, बताएं। जी मोबाइल बोलिए। मोबाइल नंबर बताएं सर। जी लिखिए ना, 9424 जी 9030 62। जी ओम। 9424 9030 62। ये जैविक खेती की तरह बिल्कुल सीधा सा नंबर है। तो और कोई भाई साहब को कोई विषय पूछना हो? जी जी ठीक है, ओम। मैं आप, जी जी ओम। हरिओम। सर जी मान लो कोई व्यक्ति जी रसायन की खेती करते आ रहा है और वो जी परिवर्तन कर सब्जी की खेती पे जा रहा है, तो जी उसे किस तरह से शुरू करना चाहिए? भाई साहब, उसमें अगर उसके पास में गोबर के खाद थोड़े उपलब्ध हैं उस समय, जी अधिक नहीं है, अगर 2 ट्राली भी अगर वो 1 एकड़ में जैविक खाद डाल देता है, गोबर की खाद मात्र 2 ट्राली, जी थोड़ी गली हुई हो थोड़ी सी, और नहीं है तो उसको गलाई जा सकती है लाके। जी तो वो अगर वहां से शुरुआत करता है और एकाएक परिवर्तन नहीं करना है, जी पहले साल 25 किलो 30 किलो डीएपी वो डाल सकता है अगर उसकी इच्छा है। तो नहीं भी डालेगा तो उत्पादन गिरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जी लेकिन 2-3 ट्राली उसको गोबर की खाद लगेगा, पहला काम। जी जुताई ठीक ठाक लगेगी, और जो पिछली फसल के अवशेष उस खेत में हैं जी उनको बिल्कुल बाहर नहीं करना है, चाहे वो सब्जी के हो, चाहे अनाज के हो, चाहे किसी के भी, उनको वहीं पीसना है। जी तो इसमें अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया को वहां भोजन उपलब्ध हो जाता है, जी और पौधे को जो चाहिए तो वो बैक्टीरिया वहां भोजन लेते हैं, तो वो हष्ट पुष्ट होके अपनी फसल को हष्ट पुष्ट बनाते हैं। जी ये मैंने देखा, तो उसको शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा, गोबर खाद जी से। जी अच्छा, मान लो गोबर खाद उसके पास नहीं है, बकरी की खाद, कोई भी खाद हो, और ये जी सब नहीं है, तो आपकी जानकारी में बता दूं कि आपके पास में सन है, ढेंचा जी है ना, जी तो इनको भी आप डाल सकते हैं। तो इससे अपनी जो जमीन है वो रिनोवेट हो जाएगी। जैसे अभी सर पानी बहुत ज्यादा गिरा है और जी उसमें खरपतवार खरपतवार थी, अब वो खरपतवार पक रही है, तो क्या वो बिल्कुल, खरपतवार भी काम दे सकती है? खरपतवार पक रही है, अपने जैसे ही बतर आती है, जी तो अगर अपने पास रोटावेटर उपलब्ध है तो अपन रोटावेटर चलवा दें। जी रोटावेटर उपलब्ध नहीं है, अपने पास बैल बखर है, तो उसको क्रैश कर दें, जी भाई चलवा सकते हैं अपन उसको, उसी में मिलाएं। लेकिन भाई साहब, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि जी ये जो चीजें खरपतवार नहीं है, वो जमीन का बच्चा है। जी 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 जमीन ने उसको खड़ा किया है, जमीन उसको चाहती है। आपके जी लिए वो खरपतवार है, पर उसके बच्चों के लिए वो भोजन है। जी 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 तो इसको वापस उसको दे दें कि भाई ये आपका भोजन हमारे काम नहीं आ रहा है, हम इसको जी इस रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो हम इसको वापस कर दें। एकदम जी सीधे सच्चा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल और बिल्कुल यहां से सर। शुरू करें आप। जी लेकिन आप कॉन्फिडेंट जब ही होंगे जब आप अपने खेतों में करके देखेंगे। और ये जो जैव रसायन दे रहे हैं कहीं इनका भी उपयोग कर सकते हैं क्या? देखिए, जैव रसायन जो मार्केट में उपलब्ध आ रहे हैं, हाँ कंपनियां अगर सच में जैव दे रही हैं जी तो हमको कोई हिचक नहीं है। जी लेकिन अभी हम यहाँ भी डीडीए साहब को बोला हुआ है कि इसकी लैब टेस्टिंग होना चाहिए। सर, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। हाँ ना जिले में कोई व्यवस्था है, ना तो हाँ वो सब्जी वब्जी की व्यवस्था है कि इसमें कितना जहर है, वो भी नहीं है। हाँ व्यवस्था ही नहीं है हाँ कहीं। अब हम जैविक ले जाएं चाहे अजैविक ले जाएं, सब बराबर है, कोई उसके हाँ प्रमाण नहीं, नहीं है। अब हमें जो दवाई मिल रही उसके कोई टेस्ट जिले में नहीं है। तो ये हाँ हाँ किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है, इस हाँ छलावा हाँ को कौन मिटाएगा? हाँ नहीं, उसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपने कीटनाशक से सब्जी बनाई या अनाज बनाया, जी ठीक है, बना हाँ लिया आपने,
आप जी। बाजार जाना भूल गए, आपको याद ही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है कि बाजार में कुछ चीजें आ गई हैं जी रसायन। जी आपको इतना पता है कि अच्छा बीज भर लेना है मुझे वहां से। जी अब जी आपने अपने प्राकृतिक कीटनाशकों से कीट नियंत्रण कर लिया। जी। कीट नियंत्रक जो है, अपन कीटनाशक भी ना बोले उनको, कीट नियंत्रक ही हाँ, बोलना ज्यादा बेहतर है। कीट नियंत्रक सही शब्द है सर, है कीट ना, नियंत्रक। कीट नियंत्रक ज्यादा अच्छा शब्द है। तो हाँ आपने अपने कीट नियंत्रक उपयोग कर लिया जो अपने दरवाजे पे बने थे। जी गोबर खाद जो घर के पीछे बनी थी उसको आपने उपयोग कर लिया, या सन या ढेंचा बोके जो भी किया आपने। जी। 2 जगह आपने पैर पीछे कर लिए अपने। जी अब बचा तीसरा सवाल, कौन सा, जो आप तीसरी तरफ जा रहे हैं कि कोई जांच की व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अब आपको पैकिंग बदलना। जी तो जैसे अभी क्या होता है, जनरल बोरी में आपने भर दिए तो सब सामान दिखेगा। हाँ तो इसमें आप अपने को एक बोरी बनाना पड़ेगा कि उसमें लिखना पड़ेगा कि प्राकृतिक कीट नियंत्रकों एवं जैविक जी खाद से निर्मित सब्जी या अनाज, जो भी लिखना है, समझो बात को। जी 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 जी। अब उनमें के कौन प्रूफ करेगा, तो हाँ हाँ। कानून का भी अध्ययन होना चाहिए। तो आपने अपने क्षेत्र के 4 किसानों को बुलाया, किन को बुलाया? 4 किसानों को। अब आप वहां खड़े हुए कि ये देखो भैया, ये फोटो खींचो इसकी, ये मेरा प्राकृतिक कीटनाशक है, जी ये मेरा गोबर खाद का गड्ढा है, इसकी भी फोटो खींचो आप। जी और उसमें एक साधारण कागज में लिखो कि राम किशोर भैया जी ने जी प्राकृतिक कीटनाशक और प्राकृतिक खाद से प्राकृतिक खेती करते हुए फला फला उत्पाद बनाया। बन गया आपका, जी ये आपका हो गया पंचनामा। जी। अब इसको चैलेंज कोर्ट में भी नहीं हो सकता। अच्छा, पंचनामा चैलेंज नहीं होगा कोर्ट में, हाँ, बहुत बड़ी। हाँ है ठीक है सर। ना, अब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये वैसे अभी सर्वे में भी आया था, तो मैंने किसानों को कहा कि आप पंचनामा करिए। हाँ हाँ हाँ। अब आपको किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अब जब मार्केट की आप बात करते हैं, जी तो मार्केट का एक छोटा सा अनुभव मैं बताता हूँ। जी 1994 में जब मैं रायपुर से लौटा और मेरा मन बना जी कि अब मैं सब्जियों की खेती में जाऊंगा और अच्छा नाम कमाऊंगा, तो जी मैंने उस समय लौकी लगाई हुई थी। जी तो लौकी उस समय भाई साहब सब स्टेचिंग पे लगाते थे, जो हमारे पूर्वज किसान थे। जी मैंने इसको जमीन में चालू किया, छिंदवाड़ा में। जी जब जमीन में मैंने चालू किया तो इसका जो फल आया मुझे, तो मैंने इसको तीसरे से चौथे दिन उठाना चालू किया, तो उस समय हमारे बाजार के अंदर, इस शहर के अंदर जी 10 किलो 12 किलो की लौकी बिका करती थी। मैंने जी उसको 800 ग्राम और 1 किलो की लौकी तोड़ के जिस दिन मैंने बाजार में ले गया, मुझे एज इट इज याद है। जी तो लोगों ने मुझे कहा कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, ये जिया बाती तोड़ के ले आए लौकी की, समझो विषय को कैसे टर्न करना। जी तो मैंने कहा भाई आज आप ले जा लो, मैंने 2 बोरी तोड़ के लाया हूं, आज जी। आप ले जाके देख लो इसको, ठीक नहीं लगेगी तो आप कल मत ले जाना। हाँ 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 भाई साहब वो जो लौकी गई, दूसरे दिन घर में गई, घर हाँ। में वो कढ़ाई में गई। जी कढ़ाई में जब उसकी सब्जी तीसरे दिन घर में लोगों ने खाए, तो वो हंगामा मच गया वहां। जी एक ट्राली लौकी की कीमत, एक रिक्शे में जो 3 बोरी लौकी जाती थी बाजार के अंदर, हाँ एक ट्राली लौकी और वो 3 बोरी लौकी का पैसा बराबर। बराबर होता था। और हालत ये बनी उस समय कि एडवांस बुकिंग होती थी, झगड़े होने लगे कि भैया हमको दो हमको दो। 1 महीने में मैंने पूरे बाजार का लौकी का बाजार परिवर्तित कर दिया। जी सर जी सर आज जी सर। शहर के अंदर आप देखते होंगे कि सब छोटी छोटी लौकी चलन में आई है। हाँ आज जहां भी आप जाएंगे तो ऐसे ब्रांड बनाए जाते हैं। जब हमने 50 ग्राम का भट्टा बाजार में उतारा था बेचने के लिए, तो हंसी उड़ाते थे लोग भाई। जी 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 और जब वो 7 रुपए किलो बिकता था और ये जो बड़ा भट्टा 1.5 रुपए किलो बिकता था, तो फिर झंझट चालू हो गई कि भैया वो 7 रुपए क्यों बिक रहा। किसान लड़ने लगे दलालों से। हाँ तो दलाल बोले कि वो भाई साहब जो ला रहे हैं, पहले आप उसकी वैरायटी देखिए। जी अच्छा, उपभोक्ता क्या है कि उसको स्वाद चाहिए। जी
तो मेरा इशारा आप समझ में क्या होंगे कि एक दिन वो आ जाएगा, अगर आपने शुरुआत की है तो आपके खेत से ही प्रोडक्ट उठने लगेंगे। जी जी जी। कोई जहर नहीं खाना चाहता भाई साहब, हाँ ये मजबूरी बात में तो खा है। रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो जो लौकी थी उसमें स्वाद इसलिए बना भाई साहब कि अपन ने उसको गोबर खाद पे लगाए थे। जी जी और एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, जी मैंने जमीन पे लगाई जी और मेरे जो मित्र मंडली थी जो रासायनिक खेती करते थे उनने ढके में लगाए, स्टेचिंग जो बोलते हैं इंग्लिश में अपन। जी जी, झबा लगा तो झबा। मैं 3 दिन के अंदर उस लौकी को तोड़ता था तो उसकी चमक गोबर खाद के कारण बहुत ज्यादा रहती थी भाई साहब, और सॉफ्टनेस जी हरी रहती थी और सॉफ्ट रहती थी। और ये लोग मंडे की लौकी लेके आते थे हम्म। तो उसको लोग बोलते थे कि ये जमीन की है। हाँ थे कि ये हमें ही विकसित करना पड़ेगा ना, विश्वास दिलाना पड़ेगा लोगों को कि ये सही में जैविक है, ये जी जी सही में प्राकृतिक खेती से बना हुआ उत्पाद है। तो ये स्थितियां हैं, तो इसको आप बदलिए, धीरे 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 बदलेगी, वो एक नहीं बदल सकती। जी जी सर, हमारे यहाँ भी आदरणीय रूप सिंह जी ने ये बदला है सर, और वो जी काम भी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी हाँ। जी और समस्याएं तो जैविक खेती में भी कम नहीं है ना रासायनिक खेती में भी कम नहीं है, पर जी ओम समाधान सर। हमें ही देना है ना। जी ओम 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 सर जी। जी धन्यवाद आदरणीय मेर सिंह भैया जी। जी आज दीदी। आपने अभिनंदन, आज आपका दैनिक योगा ऑनलाइन क्लास में आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया जैविक खेती के ऊपर, गो शाला के बारे में भी बताया, और फिर बहुत सुंदर जानकारी दी। आदरणीय हरिद्वार की तरफ ले चलते हैं, हमारे पवन कुमार सर ज्वाइंट है, जी उनको आमंत्रित करते हैं। जी जी सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वाणी को बड़े प्रेम से सुना। जी जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि मेर सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने इतनी सारी बातें आज जी बताई हैं, और मैं अनुरोध करूंगा आपसे और सारे सदन से कि कल भी आप सम्मिलित होइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी टिप्पणी अभी आनी बाकी थी, प्रश्न अभी आने बाकी हैं। और जी मैं तो यही कहूंगा कि जो आपने कई सारी टिप्स दी हैं, इसका हम जी क्रियान्वयन जरूर करेंगे। जी और बहुत इस धन्यवाद क्रियान्वयन सदन के को। इसका क्रियान्वयन करने के साथ साथ इसकी जो आगे की प्रक्रिया है और आगे की हम जो रणनीति हम साथ मिलकर के बना सकते हैं, जी उसमें जी बहुत सारे आपका जो अनुभव है इतने सालों का, और जो जी प्रैक्टिकल बातें आपने कही, ये जो जो जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, ये जी केवल थ्योरी वाले नहीं है, ये आपके अपने अनुभव प्रैक्टिकल करने से और हर एक जी चीज का बड़ा गहन विश्लेषण करने के बाद ही ये चीजें सामने आती हैं। जी तो एक तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप कल जुड़िएगा, क्योंकि उस पर हम और अभी सबके विचार भी लेंगे, और जी साथ जी ही आपने जी, तो मैं कल पूरी भी कोशिश आपका करूंगा। जी, तो कल हम वार्तालाप पर ज्यादा ध्यान देंगे, वार्तालाप, प्रश्नों। जी हाँ, वही हम भी हम चाहते आपस हैं। में, हाँ जी, हमारे विचारों में आदान प्रदान हो। आप भी हमारे सदन के बहुत अनुभवी हमारे साथी हैं, उनके भी जी विचार, उनके प्रश्न भी हो सकते हैं, उनके सुझाव भी हो सकते हैं, जी जी उनको भी आप सुनिएगा, और फिर हम साथ मिलकर के जो आगे का हम कार्य, जो छोटे छोटे कदम आपने कहे, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम कोई छोटा कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से उस कदम से हम आगे छलांग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहला कदम लेने पर कई बार झिझक होती है, डर होता जी है, भय होता है, तो वो जी उन चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। जी और बहुत इसी बहुत प्रकार सदन से का धन्यवाद। जो भी सवाल जी, मन में हो कृपया नोट कर लें आज, हाँ जी जी, और कल साथी लोग अपन आज पुनः नोट कर भेंट लेंगे। करेंगे। जी, जी कल उसके ऊपर बातचीत करेंगे, और साथ ही आपने पंचनामा वाली बात कही है, उसको देख जी के तो मन में बहुत नया एक आइडिया दौड़े हैं, और इसको हम तकनीक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ बिल्कुल एक ट्रायल बिल्कुल कर करेंगे, सकते हैं। जी इसको तकनीक के चलिए हम माध्यम से निरंतर जोड़ेंगे। जुड़ेंगे, मैं 1 घंटे का सत्र आपको दूंगा ये सुबह का समय। इसके लिए हाँ, मुझे थोड़ा पहले उठना पड़ेगा, नहीं नहीं, कोई जितना बात भी नहीं। संभव होगा, है ना। नहीं, अगर साथ अगर में अगर ऐसा चलेंगे। संभव होगा
हम शाम को भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ समय कल हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे जी, की जी, जी। रणनीति पर बातचीत करेंगे। तो जी, बहुत धन्यवाद अभी अभी आग्रह अभी के हमारी लिए। 525वीं योगाहार उत्सव इटारसी में मनाया जाएगा 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। उसमें बहुत सारे हमारे साथी जो रोज जुड़ते हैं नियमित जी, रूप जी, से, वो भी आ रहे हैं, और हम जी, वहां पर एक दूसरे से मतलब फेस टू फेस पहली बार मिलेंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से भी और कई कारणों से कई सारे जी, नए साथी मिले हैं इस मंच के माध्यम से। उन जी, सबसे जी, जी। मुलाकात करने का भी एक अनुभव होने वाला है, और लोगों के मन की बात को सुनने का भी अनुभव। तो चलिए आज देखेंगे ना, उसमें समय सेट कर लेंगे अगर वो जम गया। 10 तारीख का एक कार्यक्रम है अपना सलकनपुर में, जी जी जैविक पुरस्कार का। जी जी तो ऐसा कुछ जमेगा तो अगर हो गया तालमेल तो फिर पहुंच जाएंगे वहां भी। जी ओम जरूर। सर, आप 8 तारीख को यदि शाम को इटारसी आ जाते हैं तो जी, सलकनपुर यहाँ पास ही है, और 9 भी यहाँ शाम को आ जाएंगे। 8 को तो 9 यहाँ आप आराम से उस गोष्ठी में शामिल हो सकते हैं जिसमें देश भर के लोग आ रहे हैं। आप पधारेंगे तो हमें, हमारे किसानों को और एक नई जानकारी मिलेगी। जो पंचनामा की बात हुई है ये हमारे मन को भी छू गई है। जी ओम। भाई साहब ये समाधान निकालना पड़ेगा ना, समस्याएं कब तक गिनाएंगे? इतिहास भरा है समस्याओं से किसानों की। जी जी जी। चलिए तो आज की हमारी कक्षा काफी अब समय हो भी गया है, तो जी, जी। मैं आग्रह करूंगा कि अगला कदम उठाएं और कल फिर से कल मेर सिंह सुबह जी को पुनः बुलाते हुए मिलेंगे। बातचीत करें। जी, धन्यवाद। ओम। जी, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। और आज के कक्षा समापन करने के लिए आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी आप आए, और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होंगे तो सादर आमंत्रित है। ओम आदरणीय भगवान रंजना दास दीदी। कुशवाहा जी। ओम जी ओम जी जी बोलिए। रंजना दीदी, मेरे सेंद्रिय बगीचे से ये गवार, उसका तेज कितना अच्छा है देखो। और ये भिंडिया मैंने दिखाने के लिए लाई हूँ। और इसकी टेस्ट जो है ना बहुत अच्छी भी होती है। ये सिर्फ मुझे दिखा आपकी था आवाज नहीं आ रही है। फोटो। प्रणाली जी। ओम जी धन्यवाद प्रणाली जी ने। आपने भिंडी और क्या दिखाया उसके बारे में बताया। आपका अभिनंदन, और आप रोज जुड़ते रहते हैं। और इसी तरह आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। हाँ। जी भैया जी सादर आमंत्रित है आप। चलिए, भगवान दास कुशवाहा जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी आप आए और सबका आभार करने का कष्ट करें। ओम प्रणाम रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के हमारे योग शिक्षिका बहन मेनका जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि मेर सिंह चौधरी जी, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा आईना और पंचनामा के इसके रूप में जो सदन में अच्छा मार्गदर्शन रखा, और भी आगे भी उनका ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा ये आशा के साथ ऐसे जुड़े रहे हमारे योग कक्षा के लिए। तो आज के कार्यक्रम का समापन करना का टाइम हो गया, 8:13 हो गए।